डेट है आज 25 मार्च 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है डस्ट लिक एक्सरसाइज। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में होती है ये एक्सरसाइज। इसका थर्ड एडिशन हो रहा है, यानी कि तीसरी बार हो रही है ये एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज़ की आर्मी के बीच में। उज्बेकिस्तान कहाँ पे है, ये आप मैप देख रहे हो, इधर इंडिया, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर उज्बेकिस्तान, इससे ऊपर है कजाकिस्तान। तो ये उज्बेकिस्तान और इंडिया की आर्मी के बीच में एक्सरसाइज होती है। इस बार ये उज्बेकिस्तान के एक शहर में हो रही है, ये यांग्यारिक शहर में। 22 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में एक्सरसाइज ये चलेगी। एक्सरसाइज में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन भी कराए जा रहे हैं, आतंकवाद से निपटने के लिए कुछ इसमें ऑपरेशन भी करे जा रहे हैं। और इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन आर्मी की एक बटालियन है जिसका नाम है ग्रेनेडियर, ग्रेनेडियर बटालियन पार्टिसिपेट कर रही है इस एक्सरसाइज में। ये बटालियन क्या होते हैं, देखो बटालियन होते हैं, अगर बात करूं मैं, जैसे भाई साहब एक सबसे छोटा होता है सेक्शन, सेक्शन। ये देखो इंडियन आर्मी में, और जो ये फोर्स होती है ना हमारी सेंट्रल आर्म फोर्स, जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, इन सब में होता है ये। जैसे मान लो भाई साहब जो सैनिक हैं, सिपॉय, सिपॉय सैनिक बोलते हैं, सिपॉय आर्मी में सबसे छोटे होते हैं। जब जैसे मान लो जीडी जो लगते हैं, जब आर्मी की भर्ती होती है तो सबसे छोटे लेवल पे सिपॉय होते हैं सैनिक। इनको लगभग 12 सैनिकों को मिला के एक सेक्शन बनता है। एक सेक्शन बन गया, 12 सैनिक हो गए, 12 पर्सोनल, पर्सनल मतलब कर्मचारी, और आर्मी में हो गए सैनिक। तो ये सेक्शन, 3 सेक्शन हम मिला देंगे तो 3 सेक्शन मिला के एक प्लेटून बन जाएगा। हिंदी में उसे पलटन भी बोल देते हैं, प्लेटून। और इस प्लेटून को हेड करता है एक सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर को बोलते हैं सूबेदार, आर्मी में सूबेदार। और फिर ये जो प्लेटून बने, इस प्लेटून को मिला के, इस प्लेटून में लगभग 36 सैनिक होंगे, और इन 3 प्लेटून को मिला दें, ऐसे 3 प्लेटून को मिला देंगे तो फिर बन जाएगा एक हमारा सर्विस कंपनी। सर्विस कंपनी को हेड करता है, अगर सेंट्रल आर्म फोर्स में बात करें तो असिस्टेंट कमांडेंट, और अगर इंडियन आर्मी में बात करें तो लेफ्टिनेंट की पोस्ट होती है, लेफ्टिनेंट या ल्यूटिनेंट भी बोल देते हैं, ल्यूटिनेंट या लेफ्टिनेंट। तो इसमें होते हैं लगभग 132 पर्सनल। और ये क्या है, एक सर्विस कंपनी है, और ऐसी 7 सर्विस कंपनी मिल जाएं, इसमें 3 प्लेटून हुए एक सर्विस कंपनी में, 3 प्लेटून को मिला के एक सर्विस कंपनी बोलते हैं, सर्विस कंपनी, जिसको लेफ्टिनेंट हेड करते हैं आर्मी में। और अगर ऐसी 7 सर्विस कंपनी मिल जाएं तो इसको हेड करते हैं भाई साहब आर्मी में आपके मेजर। ये है बटालियन। 7 सर्विस कंपनी को मिला के एक बटालियन बनती है, तो इसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं। तो एक नाम है ऐसा ही बटालियन का, ग्रेनेडियर बटालियन इंडियन आर्मी में, तो वो पार्टिसिपेट करेगी इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है एबल प्राइज 2022। इस साल का एबल प्राइज पुरस्कार इनको दिया गया भाई साहब, ये प्रोफेसर हैं जो आप इमेज में देख रहे हो, इनका नाम है डेनिस पार्नेल सुलिवन। इनको दिया गया ये अवार्ड। ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है, मैथमेटिशियन के लिए, जो मैथ में कोई अच्छी रिसर्च करता है उसके लिए इनको दिया गया। एलजेब्रा में, ज्योमेट्री में और डायनेमिक एस्पेक्ट्स कुछ इन्होंने खोजे, जिनकी वजह से इनको दिया गया ये प्राइज़। जो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है मैथमेटिक्स में, उसको एनुअली हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड कब बनाया गया था और कौन देता है इस अवार्ड को, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट देती है, नॉर्वे की गवर्नमेंट देती है भाई साहब, नॉर्वे की। ये है नॉर्वे, यहाँ पे यूरोप में, ये देख रहे हो आप, ये है नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम के पास है नॉर्वे, इसकी गवर्नमेंट देती है। इसने 2002 में ये अवार्ड बनाया था, नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, ये इस अवार्ड को मैनेज करती है, नॉर्वे की अकेडमी। जो फर्स्ट एबल प्राइज़ दिया गया था ये दिया गया था 2003 में, और किसको दिया गया था, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है जीन पिरे सैरे। और इंडिया के किसी आदमी को दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, सिर्फ एक ही आदमी है जिनको मिला है ये एबल प्राइज़ 2007 में, श्रीनिवास SR वर्धान, इनको मिला है, वर्धन या वर्धान बोलो, वर्धन ही होगा वैसे तो। ये न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में कोरेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ये काम कर रहे थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे इनको ये अवार्ड मिला था। क्या किसी महिला को मिला है ये अवार्ड अब तक, एक महिला को मिला है केवल अब तक, वुमन मैथमेटिशियन करेन कैसुकुल्ला
उल्हनबैक, ये यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से थी। यूएसए में, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास है, उससे थी ये महिला जिनको मिला था ये अवार्ड। नेक्स्ट टॉपिक है कुकी ट्राइब, ये न्यूज में है। कुकी ट्राइब, कुकी एक अनुसूचित जनजाति है, ट्राइब है, आदिवासी है, जाति है, ये मान लो एक जाति, कास्ट। कुकी पीपल कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? ये मिजोरम में मेनली रहते हैं। मिजोरम की जो मीजो हिल्स है, मीजो हिल्स, जिसे लुसाई हिल्स भी बोलते हैं, लुसाई की पहाड़ियाँ या मीजो की पहाड़ियाँ, वहाँ के ये मूल निवासी है, नेटिव ग्रुप है। नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी। कुछ इस तरह के होते हैं भाई साहब, ऐसी पोशाक होती है जो देख रहे हो आप इमेज में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लगभग सारे स्टेट में पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के। लेकिन मेनली मूल निवासी कहाँ के? मिजोरम के मीजो हिल्स के, लुसाई हिल्स के। एक कुकी अपराइजिंग भी हुई थी, विद्रोह हुआ था एक 1917 से 1919 तक। ये अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, आज़ादी की लड़ाई। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो उस टाइम पे भी इंडियन आर्मी के साथ इन्होंने मिलके ब्रिटिश कॉलोनी के साथ, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। ये अभी सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं, इसलिए न्यूज में है। ये चाहते हैं कुकी ट्राइब के लिए सेपरेट स्टेट बने, अलग से एक राज्य बने। क्यों चाहते हैं ये? इसलिए चाहते हैं भाई साहब, देखो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने भी लड़ाई लड़ी, अपना योगदान दिया, लेकिन अभी तक इनको कोई रिकग्निशन नहीं दिया गया, इनको कोई पहचान नहीं दी गई। भाई साहब सब लोग चाहते हैं ना रिस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले, उनको पहचान मिले। इन ट्राइब ने जो लड़ाई लड़ी कहीं पे भी नहीं इनको दिखाया गया, दर्शाया गया, इनको इतनी कोई पहचान नहीं मिली। इसलिए चाहते हैं हमें सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जाए हमारे लिए। ये इंडिया से इंडिपेंडेंस के बाद से, तब से ये सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं कि हमारा अलग स्टेट हो कुकी ट्राइब के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्सिंग। ये देखो डॉक्सिंग भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो ऊपर जितने भी थे टॉपिक वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्सिंग क्या है? एक, ये मान लो एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई दुश्मन है, वो मान लो आपकी कोई फ़ोटो, इमेज या कोई भी ऐसी सीक्रेट, जो कोई सीक्रेट इमेज है आपकी, वो इंटरनेट पे डाल दे, फेसबुक पे डाल दे या सोशल मीडिया पे, या कोई आपकी वीडियो डाल दे। किस लिए? आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी डाल दे, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपकी, वो डाल दे। किस लिए? ताकि वो आपको हैरासमेंट कर सके, आपको सता सके, आपको दुख पहुंचा सके, आपके ऊपर साइबर अटैक कर सके। तो आपको विक्टिम बनाना चाहता है वो। आपकी जो रियल आइडेंटिटी है उसको दिखा देगा, लेकिन अपनी रियल आइडेंटिटी है उसको छुपा के रखेगा, आपका डेटा पब्लिश कर देगा। इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं डॉक्सिंग। नेक्स्ट टॉपिक है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ये केरल में है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी का ही पार्ट है ये। यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व भी है एक, जो साउथ इंडिया का एलिफेंट रिजर्व नंबर 7 है वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये केरल की इकलौती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें 4 हॉर्न्ड एंटीलोप मिलता है। एंटीलोप मतलब हिरन की एक प्रजाति है जिसके 4 सींग है, 4 सींग वाला एंटीलोप मिलता है। कुछ इस तरह का होता है भाई साहब ये देखो, इसके माथे पे 4 सींग है, हॉर्न बोलते हैं इंग्लिश में, सींग बोलते हैं हिंदी में, इसलिए इसको 4 हॉर्न्ड एंटीलोप बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे गिद्ध की प्रजाति मिलती हैं, वल्चर बोलते हैं इंग्लिश में गिद्ध को। इजिप्टियन वल्चर मिलता है, ये गिद्ध ही है। एक हिमालयन ग्रोफोन मिलता है, ग्रीफोन, ये भी गिद्ध की प्रजाति है। साइनरस वल्चर मिलता है, और भी कई सारे वल्चर मिलते हैं, रेड हेडेड वल्चर, वाइट बैक्ड वल्चर, और कॉमन है ये केरल में। इस वायनाड प्लेटू है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही प्लेटू है, पठार प्लेटू बोलते हैं। मान लो कोई ज़मीन से उठ के, पहाड़ी इलाका ऐसा है और ये ऊपर समतल हो गया बिल्कुल उठ के, ये बिल्कुल प्लेन एरिया सा है उठ के, लेकिन पहाड़ी एरिया, इसको बोलते हैं पठार या प्लेट्यू इंग्लिश में बोलते हैं। ये वल्चर कुछ इस तरह के दिखते हैं, ये इजिप्टियन वल्चर है, ये गिद्ध होते हैं इस तरह के। यहाँ पे देखो नागरहोल, बंदीपुर, मुदुमलाई वायनाड फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स है इसी एरियाज में, जो किसके पार्ट है? नीलगिरी, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी के पार्ट हैं। और यहाँ से काबेनी रिवर सिस्टम भी होके गुजरती है, काबेनी रिवर सिस्टम, काबेनी रिवर नदी। नेक्स्ट टॉपिक है मांडा बफेलो। ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे पाई जाती है ये मांडा बफेलो? भैंस की प्रजाति है भाई साहब, ये उड़ीसा में पाई जाती है, कोरापुट रीजन है उड़ीसा में, ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है, वहाँ पे पाई जाती है। ये है भाई साहब ये मांडा बफेलो। इसकी क्या खासियत बात है? देखो ये बीमारियों को झेल लेती है, इसको बहुत कम बीमारी होती है, लेस प्रोन टू डिसीज। कोई भी इन्फेक्शन हो इसको
वो इसको प्रभावित ज़्यादा नहीं कर पाता, कम बीमार होती है ये, बिल्कुल कम होती है, नहीं है, ना के बराबर होती है। और ये जो बर्थ देती है किसी बच्चे को हर 1.5 से 2 साल में देती है और 20 साल तक ये जन्म देती रहती है बच्चों को। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना मिल्क की, यानी कि प्रोडक्टिविटी, वो बहुत कम है। यील्ड, मिल्क यील्ड, एवरेज मिल्क यील्ड यानी कि एक भैंस एक टाइम में 2 से 2.5 लीटर का दूध देती है, बस इतना कम दूध देती है ये। और वहीं अगर आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की भैंसों की बात करोगे, जैसे मुर्रा भैंस है या गिर की प्रजाति हैं गाय, ये भाई साहब 30-30 लीटर दूध दे देती हैं एक टाइम में, मतलब दोनों टाइम में 15 लीटर एक टाइम में। ये मांडा के बारे में जो हमने ऊपर पढ़ा वही है कि पैरासिटिक इन्फेक्शन हो या कोई और डिसीज हो उसको ये रेजिस्टेंट करती हैं, इनको बहुत कम प्रभावित कर पाती हैं ऐसी बीमारियां। 2021 में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ये मान लो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर है, इसने मांडा बफेलो को 19th यूनिक ब्रीड बफेलो की डिक्लेयर किया, रिकॉग्नाइज किया हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में 18 और भी ऐसी प्रजातियां बफेलो की ब्रीड हैं, प्रजाति हैं, उनमें से एक ये भी है, टोटल है 19 ऐसी यूनिक ब्रीड। नेक्स्ट टॉपिक है विंग्स इंडिया 2022, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो एक एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है। कहाँ पे होती है ये अभी इंडिया में हो रही है, हैदराबाद में। हैदराबाद का जो बेगमपेट एयरपोर्ट है वहाँ पे हो रही है। लार्जेस्ट, एशिया की लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है ये। इसमें जहाज वगैरह को दिखाया जाता है, एयरप्लेन वगैरह को दिखाया जाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं आज़ादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में, उसी का पार्ट है ये। इसका मेन मकसद क्या है और कौन कराता है इस इवेंट को? इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो जहाज वगैरह के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है मिनिस्ट्री, वही सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री, और फिक्की मिलके इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिक्की क्या है? फिक्की भाई साहब एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन। नॉन गवर्नमेंटल यानी कि गैर सरकारी संस्था है, एक मान लो ट्रेड के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए एसोसिएशन है, संगठन है एक ये। यानी कि जो भी बिजनेसमैन है उनकी ये परेशानी सुनता है और गवर्नमेंट के सामने रखता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कोई संस्था है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्था। कब बनी थी ये फिक्की? ये बनी थी 1927 में। इसमें एक चीज़ याद करने वाली है फिक्की में, कौन सी है? जब ये बनाई गई थी तो महात्मा गांधी जी की एडवाइस पे बनाई गई थी। महात्मा गांधी ने एडवाइस दी थी, सलाह दी थी, इनकी एडवाइस पे ये बनाई थी। जीडी बिरला, जीडी बिरला भाई साहब बिजनेसमैन थे, जीडी बिरला, और एक हैं पुरुषोत्तम ठाकुरदास जी, पुरुषोत्तम ठाकुरदास, इन दोनों ने मिलकर बनाई थी फिक्की ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फिक्की कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में मंडी हाउस के पास है, अगर आपको पता है तो। जहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ना, जो एक्टिंग की क्लास देता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसमें बहुत सारे एक्टर निकले हैं यहाँ से, एनएसडी से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसी के पास है फिक्की। तो फिक्की और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये दोनों मिलके इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका मेन फोकस किस पे है, इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव टारगेट क्या है इसका? इसमें देखो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए इस सिविल एविएशन सेक्टर में, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एक्विजिशन हो, रीजनल कनेक्टिविटी हो हमारे इंडिया में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए अच्छे अच्छे इवेंट कराए जा रहे हैं इसमें। तो मेन टारगेट इसका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए इस सिविल एविएशन सेक्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है मेकेदातु वाटर प्रोजेक्ट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। मेकेदातु ये समझ लो एक बांध बनाया जा रहा है रिवर पे। कौन सी रिवर पे? कावेरी रिवर पे। कौन बना रहा है? कर्नाटक बना रहा है, लेकिन तमिलनाडु इसका अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? तमिलनाडु को क्या परेशानी है? क्योंकि देखो जो कावेरी रिवर है ना, ये भाई साहब निकलती है यहाँ से, देखो कर्नाटक से होते हुए और तमिलनाडु में आ रही है। ये कावेरी रिवर है जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर में, ये कावेरी रिवर है। और ये जो बॉर्डर है ये कर्नाटक का बॉर्डर है और इसका तमिलनाडु का, ये देखो ये वाला बॉर्डर की बात कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे? कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, लेकिन कर्नाटक में बनाया जा रहा है बिल्कुल तमिलनाडु के बॉर्डर पे। अब परेशानी क्या है तमिलनाडु को? तमिलनाडु को परेशानी ये है, अगर ये यहाँ बांध बना लेगा, यहाँ बांध बना लेगा, तो पानी का जो लेवल है वो तमिलनाडु में जो आता है कावेरी नदी का, वो तो कम हो जाएगा। और पानी को किसको ज़रूरत नहीं है? यहाँ के भी तो किसान भाई साहब इस पर निर्भर हैं, पानी पे। जो नदी का पानी आता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज होता है, पीने के लिए, और भी सारे पावर प्रोजेक्ट वगैरह के लिए यूज होता है, फैक्ट्रीज़ के लिए यूज होता है,
सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। तो तमिलनाडु के लिए कम पानी बच जाता है अगर ये यहाँ पे बांध लगा के इसका पानी यूज करें। तो ये बांध बना रहा है, इसलिए अपोज करता है तमिलनाडु इसको। इसमें जो लागत आ रही है लगभग 9000 करोड़ की लागत है जो कर्नाटक लगा रहा है। अब एक बात इसमें जाननी है, जब दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो, विवाद हो, तो कौन सुलझाता है उसको? उसको सुलझाता है भाई साहब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। दो स्टेट के बीच में हो या 3 स्टेट के, 4 स्टेट के, या सेंटर या स्टेट के बीच में हो, ये सब सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। ये वर्ड आपको याद रखना है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। ये पावर है सुप्रीम कोर्ट की। सिर्फ दो स्टेट के बीच में जब डिस्प्यूट हो तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उस मामले को सुलझा सकता, हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है, कर्नाटक क्यों बना रहा है? क्योंकि कर्नाटक भी तो बांध बना के अपने एरिया में सिंचाई, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी और पावर जनरेशन, बिजली बनाने के लिए इसको बना रहा है कर्नाटक। तो ये सारा मामला है। तमिलनाडु इसको विरोध कर रहा है क्योंकि तमिलनाडु को भी चाहिए पानी। तो ये सारा डिटेल में मेकेदातु के बारे में जानना है आपको, तो अलग से लेक्चर बना हुआ है जीएस, ये जीएस पेपर 2-3 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पॉलिटी या इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में मिलेगा। पूरा डिटेल में अच्छे से बेसिक से लेके अपेक्स तक आपको उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टेमिस प्रोग्राम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टेमिस प्रोग्राम नासा का है। नासा देखो स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, यूएसए की, जैसे हमारे इंडिया की इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु में बनी हुई है। ऐसे ही अमेरिका की एक नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेस में सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, लॉन्च करते हैं ये। 17 मार्च को इसने ये कहा हम आर्टेमिस जो मिशन है इसका प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसके अंदर ये बहुत सारे मिशन भेजेंगे अगले साल में। जैसे 2024 तक मून का मिशन भेजेंगे, मून पे एक सैटेलाइट भेजेगा ये नासा। कहाँ से भेजेगा? यूनाइटेड स्टेट्स का जो फ्लोरिडा एक स्पेस सेंटर बना हुआ है इनका, कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा नाम की जगह पे अमेरिका में ये मान लो एक स्टेट है फ्लोरिडा जगह है, वहाँ पे कैनेडी स्पेस सेंटर बना हुआ है, वहाँ से लॉन्च करेंगे। जो लॉन्च व्हीकल होगा, एक रॉकेट लॉन्च करेंगे और ओरियन कैप्सूल लॉन्च करेंगे, और एक व्हीकल है नासा का क्रॉलर ट्रांसपोर्टर 2 व्हीकल, इससे लॉन्च करेंगे। ये है क्रॉलर ट्रांसपोर्टर व्हीकल, इससे लॉन्च करेंगे। और इस तरह का सैटेलाइट वगैरह होगा जो मून पे जाएगा, चंद्रमा पे जाएगा। ये नासा इसके थ्रू रिसर्च करेगा। और जो नाम रखा गया ना आर्टेमिस मिशन, नासा ने ये रखा है, देखो एक अपोलो, ग्रीक मैथोलॉजी में एक अपोलो, ये मान लो देवता हैं, उसकी ट्विन सिस्टर हैं, उनका नाम है आर्टेमिस। आर्टेमिस एक गॉडेस हैं, मून की गॉडेस भी मान सकते हो, चंद्रमा की देवी आर्टेमिस, उनके नाम पे रखा है इस मिशन का नाम। आर्टेमिस का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट भेजा जाएगा नासा के द्वारा मून की एक्सप्लोरेशन करने के लिए, चंद्रमा की खोज करने के लिए, वहाँ पे कुछ खोजने के लिए, लगभग 2,80,000 माइल्स दूर है अर्थ से ये भेजा जाएगा। 4 से 6 वीक्स यानी कि 4 से 6 हफ्ते का टाइम लगेगा इस मिशन में जब ये भेजा जाएगा। इसमें ओरियन स्पेस क्राफ्ट भी भेजे जाएंगे, इस तरह के जैसे हमने ऊपर देखे। और जो आर्टेमिस प्रोग्राम है इसमें देखो 2024 तक ये भी है कि मून पे ह्यूमन भेजेगा, मानव भेजेगा नासा, और पहली बार फर्स्ट वुमन को भेजेगा। आदमी तो जा चुका है भाई साहब चंद्रमा पे, कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जा चुका है। अब फर्स्ट वुमन भी जाएगी जो नासा भेजेगा, पहली महिला यहाँ पे जाएगी नासा के थ्रू, नासा के मिशन के थ्रू। और यहाँ पे मून पे साइंटिफिक डिस्कवरी करेंगे, और आगे कोई और रिसर्च करनी है, आगे मान लो कोई और स्पेस मिशन भेजना मून पे, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा ये मिशन। नेक्स्ट टॉपिक है लीग ऑफ अरब स्टेट्स। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। लीग ऑफ अरब स्टेट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है। अभी न्यूज में क्यों है? हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रृंगला, इन्होंने एक स्पीच दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में। इन्होंने कहा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि यूनाइटेड नेशन को लीग ऑफ अरब स्टेट्स के साथ कोऑपरेशन करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तो ये लीग ऑफ अरब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है बस हमें इसमें इतना जानना है। इसको अरब लीग भी बोलते हैं या लीग ऑफ अरब स्टेट्स। ये देखो इसमें बहुत सारी कंट्री आती हैं, नॉर्थ अफ्रीका की, वेस्टर्न अफ्रीका की, ईस्टर्न अफ्रीका की, वेस्टर्न एशिया की। ये जो देख रहे हो अफ्रीका का मैप, ये वाले मैप में दिखाऊं तो मैं आपको, ये वाला रीजन है जो देखो वेस्ट एशिया का, ये वेस्ट एशिया का, और ये नॉर्थ अफ्रीका का, वेस्ट अफ्रीका का, ईस्ट अफ्रीका का, ये वाले रीजन आते हैं इसमें। ये कंट्री ये देख रहे हो जो आप, ये वाला रीजन आता है इसमें, ये वाला रीजन।
इसमें अरब लीग जो इसको बनाया गया था 22 मार्च 1945 को बनाया गया था, लेकिन जब ये बनाया गया था तो इनिशियली इसमें 6 मेंबर हुआ करते थे, इजिप्ट, इराक, और ये जॉर्डन का नाम पहले हुआ करता था ट्रांस जॉर्डन, और 1949 में ट्रांस जॉर्डन का नाम कर दिया जॉर्डन। लेबनान, सऊदी अरबिया, सीरिया, ये 6 कंट्री हुआ करते थे पहले इसमें, लेकिन अभी इसमें 22 कंट्री हैं। और अरब देखो, अरब लीग बोलते हैं उन कंट्रीज़ को, बोलते हैं अरब स्टेट्स जो अरब लीग का पार्ट हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्री पार्ट हैं उनको अरब स्टेट्स भी बोल देते हैं, उन देशों को अरब स्टेट्स। और इनमें अरेबिक भाषा भी बोली जाती है, अरेबिक लैंग्वेज, ये भी है रीजन इसमें। 22 मेंबर हैं अभी। और सीरिया को 2011 में सस्पेंड कर दिया था इसकी मेंबरशिप से, अब सीरिया इसका सदस्य नहीं है, सस्पेंड कर दी इसकी मेंबरशिप। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इजिप्ट है, जो इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, वहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर। इजिप्ट एक देश है, आपको पता ही है, अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स ऑन लॉटरी। लॉटरी जो होते हैं ना, आपने देखा होगा गाँवों में, शहरों में लॉटरी लेते हैं, फिल्मों में भी दिखाते हैं कि लॉटरी खरीदी, लॉटरी लग गई 1-2 लाख की और अमीर बन गया, वही लॉटरी की बात हो रही है। टैक्स लगाने की किसके पास पावर है लॉटरी पे? ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉटरी पे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट की विधानसभा टैक्स लगा सकती है कि उसे कितना टैक्स लगाना, कितना नहीं लगाना, कम करना है, ज़्यादा करना है, ये पावर किसके पास है? स्टेट के पास। तो ये आपको पता होना चाहिए बस, इसमें लॉटरी पे कौन टैक्स लगा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये टैक्स लगाने की पावर, चाहे गैम्बलिंग हो, गैम्बलिंग का ही पार्ट है ये लॉटरी। गैम्बलिंग का मतलब है जुआबाजी, जुआ जो खेलते हैं, या बैटिंग जो शर्त लगाते हैं भाई साहब, बैटिंग या गैम्बलिंग, ये सब स्टेट लिस्ट में आती हैं। हमारे संविधान में 7, ये जो 7वीं लिस्ट है, 12 शेड्यूल है हमारे संविधान में, जो 7वां शेड्यूल है, 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। कई बार हमने डिस्कस किए, सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं विषय, उन पे केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है कानून, लॉ। और जो स्टेट लिस्ट में होते हैं नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन अगर इमरजेंसी लगी हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल लिस्ट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बना हुआ है तो वही प्रिवेल करेगा, वही माना जाएगा। लेकिन जो गैम्बलिंग है, बैटिंग है, ये सब ये किस लिस्ट में आते हैं? स्टेट लिस्ट में। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है नॉर्मली। देखो अगर इमरजेंसी लगी हो तो जब तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास नॉर्मल सिचुएशन में इन स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी के ऊपर कोई टैक्स लगाना है या नहीं लगाना, कितना लगाना है, ये सब पावर उसके पास है। स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 62 में दिया हुआ है ये सब कुछ। अपने संविधान की ऐप है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें जाके देख सकते हो। स्टेट लिस्ट निकालोगे, 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में जाओगे, स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 62 है, उसमें लिखे हुए ना 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सब्जेक्ट, जो 62 है उसमें आप देख लोगे लॉटरी लिखी हुई है, बैटिंग, गैम्बलिंग सब। नेक्स्ट टॉपिक है CJI लाहौती। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। ये पर्सन इन द न्यूज़ रहते हैं ना कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता कि ये आदमी कौन थे, क्या नहीं थे, कभी पूछ लेता है। पहले पूछा करता था, आजकल तो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन आप PCS वगैरह छोटे मोटे एग्जाम में काम आ सकता है ये हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। मुख्य न्यायाधीश पूरे इंडिया के भी होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं मुख्य। रमेश चंद्र लाहौती पूरा नाम है, इनकी अभी डेथ हो गई है, इसलिए ये न्यूज़ में। 81 ईयर के थे जब इनकी डेथ हुई, 1940 में जन्म होता, 2022 तक ये जिए। 35th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, 1 जून 2004 से लेके 1 नवंबर 2005 तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे हमारे। ये फेमस इसलिए थे क्योंकि इन्होंने हरियाणा का जो कानून बना था लॉ, उसको अपहेल्ड किया था। हरियाणा में एक कानून बनाया था कि लोकल बॉडीज इलेक्शन लड़ने के लिए 2 चिल्ड्रन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 बच्चों से ज़्यादा, तो इसको इन्होंने अपहेल्ड किया था। लेकिन ये अपहेल्ड किया था कि 2 बच्चे से ज़्यादा अगर किसी के होंगे तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लोकल बॉडीज़ के पंचायती इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ सकता, तो इसको ही अपहेल्ड किया था। अपहेल्ड का मतलब सपोर्ट किया था। नेक्स्ट इन्होंने देखो एक एक्ट था असम का, असम में जो माइग्रेंट है उसके लिए, इलीगल माइग्रेंट एक्ट ऑन माइग्रेंट टू असम, इसको क्वेस्ट किया था, कैंसिल कर दिया था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ये देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए थे। और जो वोडाफोन का केस था उसके लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, इसलिए ये फेमस थे। बस इतना जानना है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रमेश चंद्र लाहौती, ये कौन थे?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हमारे इंडिया के फॉर्मर CJI। नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छ भारत मिशन। सब लोग जानते हो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। 2014 में 2 अक्टूबर को लॉन्च किया था। किस लिए? ताकि हमारे इंडिया में स्वच्छता रहे, और इसमें फर्स्ट सेकंड फेज लॉन्च किए गए। पूरा डिटेल में जानना तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में इसका लेक्चर बना हुआ है। सेकंड और फर्स्ट फेज में क्या क्या डिसीजन लिए गए। अभी न्यूज में इसलिए है, जो इसमें टारगेट रखे गए थे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, उसमें से केवल 12% गाँवों में ही ये लागू हो पाया है। मतलब ये बना पाए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए हैं। और जितना लागू करने की बात की गई थी 7 फरवरी तक, केवल 22% विलेज में ही लागू किया जा रहा है अभी तक ही। और इंफ्रास्ट्रक्चर किस में बनाया? सिर्फ 12% विलेज में। इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर में है भाई साहब, इसमें लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ फैसिलिटी बनाना। लिक्विड वेस्ट मतलब जो मल वगैरह होता है, लेटरिन वगैरह से निकलता है, उसका मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट देखो, जब फर्स्ट फेज लॉन्च किया था तो इसमें टॉयलेट बनानी थी, हर एक गांव के हर एक घर में टॉयलेट बनानी थी। सेकंड फेज में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फैसिलिटी डेवलप करनी थी। मान लो ऐसे प्लांट बनाने थे, इस वेस्ट से जो लेटरिन वगैरह से वेस्ट निकलता है उससे बायोगैस बनाई जा सके, तो बायोगैस प्लांट बनाने थे। ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए बनाने थे, या सॉक पिट गड्ढे वगैरह मेंटेन करने थे। जो फीकल स्लज होता है उसका ट्रीटमेंट करना था। ये टारगेट थे इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोर्ट बाय इंडिया। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया में $400 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ये इंक्रीज हो गया। क्या क्या एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने? इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, अपैरल एंड गारमेंट। अपैरल गारमेंट मतलब कपड़े के सामान, कपड़े वगैरह एक्सपोर्ट किए, निर्यात दूसरे देशों को बेचे हैं। जम्स एंड ज्वेलरी बेची है भाई साहब, हीरे जवाहरात वगैरह, सोने के बने हुए ज्वेलरी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम से बने हुए प्रोडक्ट बेचे हैं। जो एक्सपोर्ट है देखो, ये 2018-19 में $331.02 बिलियन का था, और अब इंक्रीज हो गया है। ये मार्च के महीने में $25 से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और मार्च 31 तक ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि $410 बिलियन तक इंक्रीज हो गया है हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा एक ये होगा कि इंडिया की पोजीशन और वर्ल्ड लेवल पे इंक्रीज होगी, और इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कई सारे कंट्रीज से कर पाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ज़्यादा ट्रेड इंक्रीज होता है, क्योंकि इसमें जो बैरियर हैं वो कम कर दिए जाते हैं। बैरियर मतलब बाधा, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाते हैं कंट्री, उसको कम कर देते हैं, या ना के बराबर या बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। ये देखो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो हमारा, इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है 2021-22 के पीरियड में। राइस, मेरीन प्रोडक्ट, वीट, स्पाइसेस, मसाले, शुगर, चीनी, ये सब कुछ हमने एक्सपोर्ट किया है इस पीरियड में, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिली है। और ये तब देखने को मिली है जब कोविड-19 आ रखा है। कोविड-19 में आपको पता है सारे सेक्टर ठप हो गए थे कोविड-19 में। तो इसके बावजूद भी, और यूक्रेन वार चल रहा है, इसके बावजूद भी इस पीरियड में इंडिया में एक्सपोर्ट की ग्रोथ देखने को मिली है। नेक्स्ट टॉपिक है र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये एक बीमारी है, गठिया बाई भी बोलते हैं इसको हिंदी में। जॉइंट पेन, जैसे आपने देखा होगा बुढ़ापे में कुछ लोगों के घुटने वगैरह दुखने लगते हैं, या कूहनी वगैरह, जहाँ पे भी जॉइंट होते हैं, जोड़ होते हैं बॉडी में, सब वो दुखने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं, उसी को बोलते हैं र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये प्रीलिम्स और भाई साहब GS पेपर 2 और GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपके जीवन के लिए भी। आपके जीवन के लिए क्यों? क्योंकि आपको भी बुढ़ापा आने वाला है मान लो, तो तब ये काम आ सकती है इसकी जानकारी। पहली बार ऐसी क्लिनिकल ट्रायल की जा रही है आयुर्वेद में र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस की। इसका इलाज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वो कंडक्ट करा रही है। वर्ल्ड में फर्स्ट मल्टी सेंटर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की जा रही है इसकी, आयुर्वेद के द्वारा। इसका इलाज ढूंढा जा रहा है परमानेंटली, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। एक काउंसिल है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये पूरा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो। US के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स ये यूनिवर्सिटी है अमेरिका में। इसके एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर डेनियल
फ्रस्ट इनका पूरा नाम है, डॉक्टर डेनियल एरिक फ्रस्ट। ये इसको कंडक्ट कर रहे हैं, इस जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है इसको कंडक्ट कर रहे हैं। अगर इलाज मिल जाता है, पूरा फेज 3 मान लो सक्सेसफुल रहा, तो रीमेटॉइड अर्थराइटिस का इलाज मिल जाएगा आयुर्वेद के द्वारा। तो ये क्या है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। रीमेटॉइड अर्थराइटिस, इसको ऑटो इम्यून डिसीज भी बोलते हैं। इसमें जॉइंट पेन होता है बॉडी में, पूरी बॉडी में जो भी जहाँ जहाँ पे भी जॉइंट है पूरी बॉडी को डैमेज कर देता है ये बीमारी गठियाबाई, और पूरी बॉडी में पेन होता है, दर्द होता है। ऑटो इम्यून डिसीज़ क्यों बोलते हैं इसको, और कैसी ऑटो इम्यून डिसीज़ कैसी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं। ऑटो इम्यून डिसीज़ जो होती हैं भाई साहब, इसमें होता क्या है, जैसे हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, किस लिए होता है, ये होती है प्रतिरोधक क्षमता हमारे बॉडी की। प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी बोल सकते हो। ये होती है कि कोई भी मान लो बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में आए, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट, कोई भी हमको अटैक करे, तो उसको रोकने के लिए, उसको मारने के लिए ये काम करता है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम। ये समझ लो एक गली में कुत्ते हैं भाई साहब, दूसरी गली के कुत्ते अगर इसमें आते हैं तो इस गली के कुत्ते उन कुत्तों को भौंक भौंक के भगा देते हैं। तो इसी तरह का काम करता है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम। बाहर से कोई ऐसा सब्सटेंस आएगा तो ये प्रोटीन, हार्मोन वगैरह जो भी होते हैं ये दूसरे बाहरी सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालते हैं और मार देते हैं। लेकिन इस ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम ये समझ लो पागल हो गया, मेंटल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसीज में इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली क्या करता है, गलती से दूसरे को मारने की बजाय हमारी खुद की बॉडी को ही अटैक करने लगता है, हमारी बॉडी को ही मारने लगता है, अटैक करने लगता है। और जब हमारी बॉडी को अटैक करने लगता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और जिसकी वजह से ये जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये बीमारी है। अब हमारे जो इम्यून सिस्टम पागल हो गया इस रीमेटॉइड अर्थराइटिस में, क्योंकि ये पागल ही हो गया भाई साहब, क्योंकि खुद को ही मार रहा है ये, हमारी बॉडी को ही, हमारी बॉडी को बचाने के लिए था लेकिन हमारी बॉडी को ही मार रहा है। अब इसको दोबारा से इसकी मानसिक स्थिति को सही करना है, ये समझ लो आप, इम्यून सिस्टम को सही करना है जिससे जॉइंट पेन ना हो। ये इसमें रिसर्च कर रहे हैं ये जो डॉक्टर हैं रीमेटॉइड अर्थराइटिस के। तो यही थे आज के टॉपिक।